हेलो एवरीवन। अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जेल प्रहरी 2025 भर्ती के लिए मैं आपके लिए राजस्थान जीके के विगत वर्ष के प्रश्न लाया हूं, जो कि आपके पिछली भर्ती में पूछे गए थे और पूरे पूरे चांसेज है कि इस भर्ती में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर रिपीटेशन क्वेश्चंस और पिछली बार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और रीजनिंग की क्लास भी देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दी गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये दो सूची दी गई है जिसके अंदर आपसे दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसको मिलान करना है कि धानवद दुर्ग कहाँ है, वन दुर्ग, एरन दुर्ग और पारिक दुर्ग किससे संबंधित है। तो चलिए पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि जो धानवद दुर्ग है, धानवद दुर्ग चारों ओर रेत के टीलों से घिरे हुए दुर्ग है, इसकी ये विशेषता है और ये सोनारगढ़ और जूनागढ़ में पाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? यह है आपके जैसलमेर के किले से, धानवद दुर्ग। तो मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ ए। फिर वन दुर्ग की क्या विशेषता है? जो वन दुर्ग है आपका, वो आपके चारों ओर खाई और कांटों से निर्मित दुर्ग है। ये आपके किससे रिलेटेड है और किससे संबंधित है? तो ये आपके सिवाना का किला जो है उससे संबंधित है। अब बात है एरन दुर्ग की। एरन दुर्ग जो है वो चारों ओर खाई से तो घिरा ही है, साथ ही साथ ये रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एरन दुर्ग बोला गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ का जो किला है उससे संबंधित है। इसके आगे मैं सी लिख देता हूँ। और लास्ट बच रहा है जो है वो पारिक दुर्ग है। और ये पारिक दुर्ग जो है ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है भरतपुर का किले से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सटीक? देखिए आप, इसका 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक और बात, आपके जेल प्रहरी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल मिला के हो गया आपकी राजस्थान जी के 120 नंबर की, जिसके अंदर सभी चीज़ आ गई आपकी, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और ये दुर्ग, कला एवं संस्कृति, सभी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 2, 1949 में बृहत राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों आपको सभी मुख्यमंत्री क्रमानुसार याद होने चाहिए। 1949 में आपके राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे ये बताना है आपको। तो वो है हमारे हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी जो है वो 1949 में राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री बने, जिसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी याद रखना है आपको। राजधानी आपकी जयपुर रहेगी। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब कि जयपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 3, शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? शेखावाटी या कुचामन के अंदर लोक नृत्य के में ढोल या ड्रम कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है तभी आप कर पाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो आप इसको बार बार रिपीट करिए। आपको जो आपको नहीं आ रहा उसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में और उसको बार बार आप रिवीजन करके दोहराइए ताकि आपको ये जल्द से जल्द याद होए। तो वो है हमारा आंसर कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य आपने नाम सुना होगा, जिसमें एक कच्छी घोड़ी होती है और उस पर एक आदमी उसकी वेशभूषा पहन के नृत्य करता है। वो डोल या ड्रम जो है वो कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कथन है और कथन, दो कथन है, आपको बताना है कौन सा सत्य है या कौन सा गलत है। राजस्थान में पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है, क्या सत्य है क्या? कथन सेकंड, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है, बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन ही सही है, सही आंसर है, दोनों कथन सही है। क्या है कि राजस्थान में पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट को लाने का श्रेय किसका है? पाबूजी का है। तो पाबूजी राठौड़ के कुछ उपनाम भी है, पाबूजी राठौड़ के कुछ उपनाम भी है, उपनाम जैसे कि और भी नाम है, जैसे कि एक तो प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार, ये ऐसे कुछ नाम हैं तो आपको याद होने चाहिए।
पहली बात। दूसरी बात ये, इनके पिता का नाम क्या है? धांधल देव राठौड़, और माता का नाम कमला दे। बहन सोहनबाई और पत्नी सुपियार दे या फूलम दे, जो भी आपको याद रहे। और घोड़ी याद रखना इनकी। इनकी बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, काले रंग की घोड़ी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोकर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? यानी कि जितने भी रियासत हुए हैं, उनमें शासक हुए हैं, जितने भी राजा रानी हुए हैं, उसमें जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, युद्ध लड़े गए हैं, उसमें वीरता, विजय आदि के वृत्तांत लिखे गए हैं और उस अभिलेखों में संजोकर रखा गया है। तो उस वृत्तांत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हमारे ख्यात। ऑप्शन नंबर सी, ख्यात। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जिसमें इतिहास संबंधी साहित्य है। जैसे कि मध्यकालीन भारत में युद्धों, बलिदानों, वीरता और शौर्य का इतिहास लिखा जाता है। और कुछ प्रसिद्ध ख्यात कैसे हैं, जैसे जोधपुर राज्य की ख्यात, या फिर एक और सुना होगा आपने, दयालदास री ख्यात, बाकीदास री ख्यात। तो ये कुछ ख्यातें हैं। और ख्यात को क्या कहा जाता है पता लग ही गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से पाबूजी से संबंधित एक और क्वेश्चन। पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ जब गाते हैं, यानी कि भजन गाते हैं, तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणत्ता। रावणत्ता का प्रयोग पाबूजी की फड़ गाते समय किया जाता है। अभी रावणत्ता जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है आपका रावणत्ता, राजस्थान का। अब जो आधे कट्टे नारियल की टोकरी पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है और इसमें 9 तार होते हैं। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि रावणत्ता में कुल कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। जैसे गिटार में होते हैं ना तार, वैसे रावणत्ता में भी होते हैं 9 तार होते हैं टोटल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राजस्थान के प्रतिवर्ष 14 जनवरी, अभी गई है 14 जनवरी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन करना है। वो आप सभी को पता होगा, आपने सबने उड़ाई भी है, पतंग उत्सव। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? अब पहले भी बोला था कि मुख्यमंत्री याद रखना है आपको हमेशा राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान जी के में ही आते हैं। और राजस्थान गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ये सारे सभी का कार्यकाल क्रमानुसार याद रखना है आपको। तो राजस्थान के सबसे प्रथम गवर्नर कौन थे? वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुख निहाल सिंह याद रखना है आपको। अब ये गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं? देखिए, ये सरदार थे। सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के प्रथम गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था 1956 को। जन्म नहीं हुआ था 1956 को, तो इन्होंने पदभार संभाला था 1956 को सबसे पहले। अब ये अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में कुशल थे। इनका कार्यकाल 1956 से टोटल 1962 तक चला था। 1956 से 1962 हो गए 5 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ? राजस्थान का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, इन 4 जिलों का बृहद राजस्थान में विलय हुआ था। तो कौन सा चरण था वो? क्या वो द्वितीय चरण था, प्रथम था, चतुर्थ था या तृतीय था? तो सभी को पता होना चाहिए कि चतुर्थ चरण में इनका विलय हुआ था, जो आपको यहाँ पे जिले दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट स्टेप हुई थी प्रथम चरण, उसको क्या कहा जाता है? उसको मत्स्य संघ कहा जाता है दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके यहाँ पे। अभी पशु परिचर में भी पूछा गया था कि प्रथम चरण जो होता है अपने राजस्थान में, उसको क्या नाम दिया गया था? तो प्रथम चरण को बोलते हैं मत्स्य संघ। और इसका उद्घाटन जो है वो आपको ध्यान रखना है 1948 को हुआ था। 1948 को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? सोबराम कुमावत। और राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। राजधानी इसकी अलवर थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किशनगढ़ चित्रकला शैली। अब कला संस्कृति में यही पूछा जाता है, चित्रकला शैली, वेशभूषा वगैरह। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसने दिया?
चरमोत्कर्ष मतलब कि सबसे पीक पे था उस लेवल चित्रकला का। तो वो किशनगढ़ चित्रकला शैली को किस नाम से जाना जाएगा, और मतलब कौन लेके गया था सबसे ज़्यादा पीक पर? तो वो लेके गए थे हमारे निहाल चंद जी। निहाल चंद जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो आपको बताना है। देखिए, निहाल चंद जी जो थे वो किशनगढ़, पहले सबसे किशनगढ़ रियासत की स्थापना 1609 में किशनगढ़ सिंह राठौर द्वारा की गई थी। इतनी बात तो आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर मोर ध्वज निहाल चंद राजा मानसिंह के दीवान थे। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह का काल था और स्वयं महान कवि थे, इतनी बात याद रहेगी। और नागरी दास नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? निहाल चंद जी नागरी दास के नाम से कविताएं लिखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी क्या है? ये राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बातारी फुलवारी नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि किसके द्वारा लिखी गई थी। वो है हमारे विजयदान देथा। विजयदान देथा जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? आपको हर एक जो ऑप्शन है उसके बारे में 2 या 3 बातें तो पता होनी ही होनी चाहिए। देखिए, इनका जन्म जो है वो जोधपुर में हुआ था। और राजस्थान का शेक्सपियर, ये एक उपाधि दी गई थी कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो विजयदान देथा को कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो विजयदान देथा को। पहली चीज। दूसरी चीज, इनके कुछ रचित साहित्य हैं, जैसे कि बातारी फुलवारी एक तो हो ही गया। दूसरी और कौन सी है? बापू के 3 हत्यारे, ये भी विजयदान देथा जी ने लिखे थे। चौधरायन की चतुराई, दुविधा, अलेखू हिटलर, मारो बदलो, ये सभी की सभी विजयदान देथा जी के बारे में लिखे गए थे। तो देखिए, इनका जो निधन है वो 2013 में हो गया था। तो इससे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे तो कराऊंगा ही कराऊंगा विजयदान देथा जी से। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की यह शैली क्या कहलाती है? आपने भी देखा होगा, कभी कभी घूमर में भी करते हैं कि जो 7 या 9 पीतल की जो पात्र होते हैं इस तरीके से, वो अपने सिर पर लेके महिलाएं नृत्य करती है और उसको संतुलित करने का कोशिश करती है। तो वो कौन सा है? वो भवई है। भवई बोल दो या भवाई बोल दो, ये नृत्य का नाम है। और इसमें 7 या 9 अपने पीतल के पात्र सर पे रखती है। और व्यावसायिक लोक नृत्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है ये। इसमें 7-8 मटके सर पर रख के नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार इनके याद रखना आपको श्रेष्ठा सोनी, रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस सीरीज की मैं ये पहली क्लास तो है ही, थंबनेल में देख लिया होगा। बाकी मैं ऐसे टोटल 20 क्लासें लाऊंगा और 20 एक में 30 क्लास तो 30 प्रश्न तो होते ही होते हैं। तो 20 गुणा 30 देख लो, आपके पास 600 प्रश्नों का समागम हो जाएगा। 600 प्रश्न ऐसे होंगे जो विगत वर्ष के प्रश्न होंगे, सभी भर्तियों में पूछे गए प्रश्न होंगे। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? भीलों द्वारा बताइए। तो मेवाड़ में जो है वो गवरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, गवरी नृत्य। तो गवरी नृत्य जो है दोस्तों, वो मेवाड़ में भीलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और साथ ही साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि गवरी नृत्य बोल दो या ऑप्शन में गवरी नहीं होगा तो राई होगा। क्या होगा? राई नृत्य। जिन भी दोस्तों राई बोल रहे हैं वो राई नृत्य भी सही है। गवरी नृत्य, राई नृत्य, कुछ भी बोल दो। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का एक नृत्य है। और भीलों के अन्य नृत्य भी है, जैसे कि हाथी मना, नेजा और गेर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध लोक नाट्य, अब नृत्य से संबंधित नहीं है, नाट्य से संबंधित है, तमाशा। तमाशा मूवी का नाम भी है, एक फिल्म का नाम है। तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो बताइए अब आप। तमाशा नाट्य है, एक लोक नाट्य, और वो जयपुर से संबंधित है, जयपुर स्थान से संबंधित है। अब आप क्या जानते हैं तमाशा के बारे में? तमाशा लोक नाटक जो है, नाट्य जो है, वो मुख्यतः राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध है। ये सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में प्रसिद्ध हुआ था। किसके समय? कौन सा राजा थे उस टाइम? सवाई प्रताप सिंह। और तमाशा खुले मंच पर आयोजित होता था, उसको क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन है एक आपका। कमेंट में बताएंगे या मैं ही बताऊं आपको? चलो आप कमेंट में बताना, क्या बताना है कि तमाशा
खुले मंच पे होता था। जैसे यहाँ पे कोई राजा बैठा है गद्दी पे और यहाँ पर एक खुला मंच है, इस खुले मंच पे तमाशा लोकनाट्य होता था। इस तमाशा को क्या बोलते थे, मतलब ये इस खुले मंच को क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में सभी बताना। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है। ये सांझी क्या होता है, सांझी बनाई जाती है। देखिए इस दिन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं भांति भांति प्रकार के गोबर से साझियाँ बनाती है, कभी आपने भी देखा होगा, और पूजा भी करती है उनकी। तो मेवाड़ और मालवा इलाके में सर्वाधिक साझी पूजी जाती है। तो ये अब आपको बताना है कि कौन से त्योहार से पहले बनाई जाती है। वो होती है दशहरे से। जब भी दशहरा आता है तो दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है। साझी क्या होता है बता ही दिया मैंने अब आपको। और श्राद्ध पक्ष कब आता है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों में दिवंगत जो अपने पूर्वज होते हैं उनका पिंडदान किया जाता है और ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कच्ची घोड़ी नृत्य किससे संबंधित है। कच्ची घोड़ी, अभी कच्ची घोड़ी तो आया ही था, इससे संबंधित क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कच्ची घोड़ी नृत्य किससे संबंधित है, तो वो है हमारे विवाह से संबंधित। विवाहों में किया जाता है कच्ची घोड़ी। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कच्ची घोड़ी जो है वो व्यावसायिक और क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में आता है, जो ज़्यादातर विवाह के अवसर पर करते हैं, और यह वीर रस प्रधान नृत्य है। उनके प्रसिद्ध कलाकार दो ही है और दोनों आपको याद रखना चाहिए, एक तो है गोविंद पारीक और एक है छावरमल गहलोत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात की ओढ़नी, ये भी अभी हाल ही में, नाम तो याद नहीं है कौन सी भर्ती में पूछा गया था, लेकिन अभी पूछा ही गया था। लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है, शायद ये पशु परिचर्या में ये पूछा गया था, लहरिया बात की ओढ़नी। तो देखिए लहरिया बात की ओढ़नी कब पहनती है राजस्थान की महिलाएं, वो पहनती है तीज पर। आपने अपनी माताएं बहनों को भी देखा होगा कि तीज के अवसर पे, तीज त्योहार पे लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है। तो प्रमुख ओढ़नी ताराबाद की ओढ़नी होती है जो कि आदिवासी महिलाएं पहनती है, और एक गुलाबी पोमचा होता है। वो गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है, बेटी जन्म के अवसर पर, और एक पीला पोमचा होता है वो बेटे के जन्म के अवसर पर पहनते हैं। दोनों चीजें याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक और चीज देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको बता ही दिया, 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक क्लास में। जरूरी नहीं कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हो सकता है आपको 20 आए, 22 आए, 25 आए। बाकी जो नहीं आए या फिर आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है अपनी और उसका रिवीजन करना है। यही एक रिवीजन का तरीका होता है कि हाँ हम क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसको बार बार रोज पढ़ रहे हैं, तभी आपको राजस्थान जी की याद होगी। अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि राजस्थान जी की याद ही नहीं होती और उनका फिर पेपर अच्छा नहीं होता, क्योंकि राजस्थान जी की तो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि रीजनिंग तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, आपके 180 में से 180 नंबर आएंगे सभी के अधिकतरों के, लेकिन राजस्थान जी की आपकी मेरिट बनाएगी। जिसकी राजस्थान जी की अच्छी उसकी मेरिट अच्छी। तो राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन करना है जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। लोक नृत्य ऐसा होता है जो कि सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उसको उठाने के लिए प्रसिद्ध होता है, वो है आपके कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य जो है दोस्तों, वो क्या होता है कि कठपुतली नृत्य एक जातीय नृत्य है जिसमें नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य कराता है। याद रहेगा पापा को। क्वेश्चन नंबर 19, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है मांडना। ये कहाँ की फेमस है, राजस्थान की फेमस है। आपने भी देखा होगा राजस्थान में ही होता है ये मांडना। अब ये मांडना है क्या चीज, विशेष अवसरों पर महिलाएं जमीन और दीवार पर बनाती है। देखा होगा आपने कभी गांव में भी या फिर अपने घरों में कुछ इस तरीके से आकृति बना देती है, कुछ भी बनाती है मांडना, और फिर वो एक जमीन पर या फिर किसी दीवार पर उसको सजाती है। तो ये शाब्दिक अर्थ है साज सज्जा का। राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला है। ये देखिए रीजनिंग की जो मैं बात कर रहा था वो ये है, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जो कि जेल प्रेरित 2025 रीजनिंग क्लास के नाम से है। ये आप सभी देख सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराए हैं मैंने। कोडिंग डिकोडिंग की देखिए 1 और 2 क्लास हो गई है, फिर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब हो गई। इसके अलावा 2 क्लासेज और आ गई है, इधर डाला नहीं मैंने। तो अगर जिसकी भी रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, वो
क्वेश्चन नंबर 20, 9 मंजिला ऐतिहासिक इमारत विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये भी याद होना चाहिए आपको। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये किससे बना है? बताइए, ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले तो। लाल संगमरमर और बालू, लाल बालू और सफ़ेद पत्थर, सिर्फ लाल पत्थर और केवल काला पत्थर। तो विजय स्तंभ जो है वो जो कि चित्तौड़गढ़ में है वो किससे बना है? सबसे पहले तो निर्माण बताइए। सांगरपुर विजय 1437 के उपलक्ष्य में किसने बनाया था? महाराणा कुंभाजी ने। महाराणा कुंभाजी ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। फिर निर्माण काल जो है वो 1440 ईस्वी से 1448 के बीच हुआ था। कितने साल लगे बनने में? 8 साल लगे दोस्तों, याद रहेगा। फिर 122 फीट ऊंचा है ये। इसकी अगर लंबाई पूछ ले तो आपको बताना है 122 फीट ऊंचा है ये, और महाराणा कुंभाजी ने बनाया था। तो इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ है टोटल। 9 मंजिला तो है ही और 157 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। अब आपको बताना है कि ये किससे बना है। तो लाल बालू पत्थर जो होता है हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध है, लाल बालू पत्थर और सफ़ेद पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? गणगौर के त्योहार का आयोजन तो हमारे जो हिंदी माह कैलेंडर होता है, जैसे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये पूरे के पूरे आपको क्रमानुसार याद होने चाहिए। और उसी के जितने भी आपके महीने हैं उसके त्यौहार आपको याद होने चाहिए। जैसे कि शिवरात्रि कब मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है, दीपावली कब मनाई जाती है, दशहरे कब मनाया जाता है। तो ये बेसिक प्रश्न हो गए। अब ये गणगौर हमारे राजस्थान में फेमस है, प्रसिद्ध है, इसलिए गणगौर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेज है। तो गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है बताइए? वो होता है हमारे चैत्र माह में। चैत्र माह में गणगौर का आयोजन होता है और धुलंडी मनाई जाती है, मतलब चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन गणगौर पूजन का प्रारंभ हो जाता है और इस समय फुलडोल मेला और बादशाह मेला आयोजित होते हैं बहुत सारी जगह, और शिव और पार्वती जी की पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 22, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहा गया और राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति क्या जेम्स टोड थे, ओल्चिन, जॉर्ज थॉमस या हैकेट? सभी के सभी अंग्रेज है और इनमें से बताना है आपको किसने राजपूताना नाम दिया था। वो थे हमारे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में आप क्या जानते हैं? राजस्थान जो मरुकांतर होते हैं, वाल्मीकि ने कहा राजस्थान को मरुकांतर, किसने कहा? वाल्मीकि जी ने। तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा, और सर्वप्रथम राजस्थान के लिए रायथान या रजवाड़ा भी बोलते हैं, वो कहा गया था जेम्स टोड ने। तो अगर आपसे रजवाड़ा पूछे, क्या पूछे? रजवाड़ा, तो आपको बताना है जेम्स टोड। अगर रजवाड़ा बोले तो जेम्स टोड ने कहा था, और राजपूताना पूछे तो वो आपको बताना है जॉर्ज थॉमस। इतनी बात समझ आ जाएगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए एक और बात समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप, इसमें आपसे राजस्थान का राजपूताना बताया गया, मैंने आपको रजवाड़ा के बारे में बता दिया। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न निर्माण हो गए, एक तो ये जो पूछा गया है वही, और एक रजवाड़ा। तो आपके कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुनिए, और जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, साधु सीताराम दास जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? शेखावाटी, बिजोलिया, असहयोग आंदोलन या फिर भगत आंदोलन? बताइए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये कि साधु सीताराम दास जी जो थे उन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये बिजोलिया है क्या चीज़? बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है और ये मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन थे? वो थे अशोक परमार। याद रखना आपको, संस्थापक अशोक परमार जी थे। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था एक तरीके से, और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर
राजस्थान में कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? क्या चुरू में है, बांसवाड़ा में, बीकानेर में या फिर सीकर में? वो है हमारे बांसवाड़ा में। सही आंसर है। बांसवाड़ा वाले सभी सही है। और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। तीनों पुरों में स्थित देवी त्रिपुरा के गर्भगृह, गर्भगृह किसे बोलते हैं? मान लो जो मंदिर है, वो मंदिर में जब आप एंटर होते हैं तो जहाँ पर मूर्ति होती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं गर्भगृह। तो गर्भगृह में देवी की विविध 18 भुजाओं वाली श्यामवर्णी और भव्य मूर्ति स्थापित है। और ये पांचाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। और तुरताई माता भी कहा जाता है इनको। तुरताई, कौन सी ताई? तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता जी जय। 25वां क्वेश्चन, गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है और इनके पिताजी का नाम बताना है आपको। देखिए हमारे राजस्थान जीके में 5 पीर है। कितने पीर है? 5 पीर, पंच पीर भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन 5 या पंच पीरों में से नहीं है? वो आपको क्या आ जाएगा आंसर? तेजाजी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि तेजाजी महाराज जो है वो पंच पीरों में से नहीं है। तो 5 पीर में से एक तो गोगा जी हो गए, राजस्थान के लोक देवता है। और इनके पिताजी का नाम याद रखना है आपको। पिताजी का नाम क्या था? डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, जेवर सिंह। जेवर सिंह जी गोगा जी के पिताजी थे। इनके उपनाम क्या क्या है गोगा जी के? जाहर पीर, सांपों के देवता, ऊँटों के देवता तो मैंने आपको बता ही दिया, ऊँटों के देवता। गोगा जी क्या थे? सांपों के देवता थे। किसके देवता थे? सांपों के देवता थे। गोगा पीर बोलते हैं, नागराज बोलते हैं। तो सांपों के देव, सांप को क्या बोलते हैं? नाग, नागराज। जन्म इनका चुरू में हुआ। जन्म इनका कहाँ हुआ? चुरू में हुआ। पिताजी का नाम पता लगी गया। माता जी का नाम बाछल था। माता जी का नाम क्या था? बाछल। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माउस है, पेन नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। ये माता जी का नाम बाछल, पिताजी का नाम जेवर सिंह, जन्म चुरू में, सांपों के देवता बोलते हैं। और क्या बात याद रहेगी? पत्नी का नाम केलम दे और वाहन का नाम नीली घोड़ी। नीली घोड़ी इनका क्या था? वाहन था, नीली घोड़ी। इतनी बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, राजस्थान में भी हुआ होगा, तो उस दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जी का जन्म 1897 में हुआ और 1924 को बिजोली आंदोलन अभी बताया था मैंने, भीलवाड़ा जिले में हुआ था। तो 1924 को बिजोली आंदोलन में ये गिरफ्तार हुई। 500 महिलाओं के साथ जुलूस निकाला, तो उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और नमक सत्याग्रह में 6 महीने का कारावास हुआ। और ये राजस्थान की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे सागरमल गोपा जी? तो सागरमल गोपा जी जो थे वो राजस्थान से संबंधित थे। सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान से संबंधित थे। अब सागरमल जी गोपा जी जो थे वो राजस्थान में तो थे ही। अगर वो पूछ ले आपसे कि राजस्थान में भी कहाँ से थे, अगर राजस्थान नहीं दे और आपको जिले दे दे, जैसे कि जैसलमेर में हुआ था इनका जन्म और ये जैसलमेर से संबंधित होंगे, अगर जैसलमेर में जन्म हुआ तो ये भी याद रखना आपको साथ ही साथ। और महारावल जावर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया इन्होंने और 3 पुस्तकें लिखी क्रमानुसार, आज़ादी की दीवानी, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये आपको तीनों पुस्तकें इनकी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल राज्य कौन से थे? वर्तमान राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल राज्य कौन से थे? सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि प्रथम चरण को क्या बोला गया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। अब कौन कौन से राज्य शामिल थे वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए आप, क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, या बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, या बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर? बताइए अब आप पढ़िए एक बार ढंग से अच्छे से। सबसे पहली बात तो ये
अरे भाई, प्रथम चरण में अलवर था कि नहीं था? आप कहेंगे हाँ जी था। फिर भरतपुर था कि नहीं था? भरतपुर भी था। बूंदी? बूंदी नहीं था। क्या जयपुर था? क्या जयपुर भी नहीं था। तो क्या प्रतापगढ़? नहीं था। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। धौलपुर और करौली भी याद रखना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन ए जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो थे हमारे राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल राज्य थे। 29वां। अब एक और चीज यहाँ पे मैंने बताया था कि मत्स्य संघ, जो प्रथम चरण को कहा गया, क्या कहा गया? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? वो अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, चलिए करिए। किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? बीकानेर में कब? 1944 से 1956 के बीच। ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है आपको। वो थे स्वामी केशवानंद जी। स्वामी केशवानंद जी कौन थे? इनका राजस्थान के शिक्षा संत कहा जाता है इनको। और इनका जन्म जो है वो मंगलूणा गांव, जो कि सीकर में है, सीकर में हुआ था। और इनको केशवानंद नामकरण अवधूत हिरणानंद ने रखा। इतनी बात याद रहेगी। 1944 से 1956 तक बीकानेर क्षेत्र में 300 पाठशालाएं बनाई और 1972 में इनका निधन हो गया। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, चलिए करिए, बताइए। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 से शुरू किया गया था और निर्माण कार्य कब तक जारी रहा? देखिए कितना घुमा के पूछा है। अभी जैसे क्या क्या क्वेश्चन का निर्माण हो सकता है कि भरतपुर में जो गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था वो किस राजा ने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह जी ने। कब से कब तक करवाया? 1845 से कब तक करवाया था? बताइए, आपको पता हो तो। 1845 से 1937 तक। 1845 से 1937 तक, 1937 तक इन्होंने निर्माण कराया। पहली चीज याद रहेगी। अब इन्होंने देखिए ऑप्शन, देखिए 1937 नहीं देके इन्होंने ड्यूरेशन पूछ ली। तो ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन बी 90 वर्ष। 90 वर्ष तक ये निर्माण हुआ था। देखिए आप गंगा मंदिर कितना बड़ा होगा। अब इसके अंदर देखिए, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण 1845 में महाराजा बलवंत सिंह के समय शुरू हुआ और 1937 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के समय खत्म हुआ था। तो दोनों अलग अलग महाराजा थे जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर का निर्माण खत्म हुआ, और 90 वर्ष के पश्चात पूर्ण हो गया। इस मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर राज्य के सभी कर्मचारियों ने 1 महीने का वेतन दिया था। क्वेश्चन पूछ ले कि भरतपुर में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें सभी कर्मचारियों ने 1 महीने का वेतन दिया था? वो है भरतपुर के गंगा मंदिर। ठीक है, याद रहेगा। अब ये जेल प्रेरी 2025 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि सिलेबस, योग्यता, आवेदन, कौन से विषय को कितना पढ़ना है, ये मैं इस पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। और 2015-2018 में ये भर्ती देखने को मिली थी। उस टाइम फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और आपको अभी कितने नंबर लाने आवश्यक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेरिट बनेगी वो कितने नंबर में बन सकती है। तीसरी चीज़, देखिए आपको अभी जब पेपर परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको फिजिकल होगा, उसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये सभी चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जेल प्रेरी को मैं बिल्कुल फोकस कर रखा हूँ कि जेल प्रेरी का मैं पूरे सब्जेक्ट और पूरा ऐसा पढ़ाऊँगा कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो, जो भी मेरी वीडियो को देखेगा। तो आप ज़रूर देखना। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ गई है, तो वो भी आप फॉर्म भर दीजिए। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती और पशुधन सहायक सीधी भर्ती, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ एक कमेंट, जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं वो कमेंट करके बताना। एक अच्छे विद्यार्थी का यही एक पहचान होती है कि जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, आपसे प्रश्न पूछे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सके तो बताना। और साथ ही साथ ये क्लास कैसी लगी बस इतना ज़रूर बता देना कि अच्छी लगी, सही लगी, गंदी लगी, या फिर ये सुधार करने की ज़रूरत है। सभी चीज़ आपको बतानी है, तभी मैं आपके पास दूसरी क्लास लाऊंगा और अच्छे से हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और क्लास के साथ। तब तक जय हिंद।